हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बीकॉम और बीबीए के लिए लेकर के आया हूं, जिसका नाम है इंसॉल्वेंसी अकाउंट। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ये जो चैप्टर है बहुत ही वैल्यूएबल है और इसकी थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से दोस्तों कुछ ना कुछ पूछा जरूर जाता है। ओके, कॉमर्स कितना सरल सब्जेक्ट है ये शायद आपने अभी तक नहीं सोचा होगा, क्योंकि कॉमर्स को आप लोग कॉमर्स की भाषा में पढ़ते हैं। इसे जरा अपनी लैंग्वेज में तो समझ के देखिए। अगर कॉमर्स सबसे सरल और इजी विषय ना लगे तो आप शिकायत मुझसे करिएगा, पूरे कमेंट में करिएगा जिसको सब लोग पढ़ें। ओके, क्योंकि होता क्या है दोस्तों, आप बीकॉम कर रहे हैं और इससे पहले अगर पढ़ाई नहीं की है, कोई और साइड रही हो तो कॉमर्स नहीं पता है, कोई बात नहीं है। लेकिन पता चले कि जिन स्टूडेंट्स पर 11th में कॉमर्स होती है, 10th में कॉमर्स होती है, 9th में कॉमर्स होती है, या जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड से किया है, क्योंकि इस चैनल पर दोनों लोग होंगे, हिंदी मीडियम के भी और इंग्लिश मीडियम के। कॉमर्स के टीचर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो हिंदी में पढ़ाए या इंग्लिश में पढ़ाए, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट मिलते हैं वो दोनों तरह के मिलते हैं। कोई नहीं, न्यूमेरिकल जितने हैं सब इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं हमारे यहाँ पर, और जो थ्योरी है अगर आप हिंदी के हैं तो हिंदी में समझ में आएगी, इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश में। मैं ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता हूँ इसमें। अब कॉमर्स है तो है क्या, ये स्टूडेंट को बताया ही नहीं जाता है। इसमें कमी किसकी है? स्टूडेंट की थोड़ी ही नहीं है भाई। आपको जो हम बता रहे हैं वही तक तो आपके पास पहुंच रहा है, और किसी भी बुक में इसकी डेफिनेशन, इसके बारे में सही से लिखा हुआ भी नहीं मिलता है। रीज़न, हमारा बेस कमज़ोर है। ओके, तो हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर बात नहीं करेंगे, लेकिन हम बस इतना समझाना चाहते हैं आपके लिए कि दोस्तों कॉमर्स को जरा सही से समझ के देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा समझने में और पढ़ने में भी खूब आनंद आएगा। ओके, सफलता तभी मिलती है जब आपके लिए अपने विषय का ज्ञान अच्छा हो। आज मैंने जिस चैप्टर के लिए लिया है, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें बेकार हैं। आज मैंने जो चैप्टर लिया है इंसॉल्वेंसी अकाउंट, दिवाला खाते जिसको हिंदी में कहते हैं। तो ये इंसॉल्वेंसी एक्ट आया क्यों, कब आया, किसने लागू किया, पहले इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, तब ये चैप्टर बिल्कुल आपको इजी लगने लगेगा। बस मेरी वीडियो को धैर्य से आप देख लीजिएगा। ओके, इस वीडियो के बाद आप मेरी जितनी सारी वीडियो बनेंगी सब देखने के लिए मजबूर हो जाओगे। देखो, जब दिवालिया खाते बने तो उस टाइम एक्ट तो देखिए, इसमें इंसॉल्वेंसी एक्ट कितने हैं? 1909 है और 1920 है। अरे 1909 और 1920 में राज्य किसका था? हमारे देश पर कौन अपना राज्य कर रहा था? अरे भाई वही ब्रिटेन की महारानी जो एलिजाबेथ हैं, उनके जो वंशज थे वही तो सब कर रहे थे हमारे यहाँ पर राज्य। तो समझ लो कि इस टाइम पर हमारे यहाँ पर जो पूर्ण रूप से आधिपत्य था, जो अधिकार था, जो रूलिंग पावर थी, वो अंग्रेजों की थी। ओके, क्योंकि 1909 और 1920 ये दो एक्ट हैं। दोस्तों, हमारे देश का जो व्यक्ति है वो घबराता बहुत है लोन लेने से, उसे लोन लेने से बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो हुआ क्या, यहाँ पर जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने ईस्ट इंडिया की जो स्थापना की थी उसका मुख्य उद्देश्य ही बिजनेस करना था। और यहाँ के जो धनाढ्य लोग थे वो तो बिजनेस में उतर गए थे, लेकिन बहुत सा ऐसा वर्ग जो अच्छे से बिजनेस कर सकता था, जिसके पास में पैसे थे और पैसे की कुछ कमी भी थी, उन लोगों को बिजनेस में उतारने के लिए अंग्रेजों ने एक हिम्मत दिखाई। बोले नहीं, आप बिजनेस कीजिए, या तो इस पार या उस पार। इस पार का मतलब कि बिल्कुल आधार हो जाएगा, यानी आप अपने बिजनेस को ग्रो करके एक मतलब अच्छा जीवन जी सकते हो। और दूसरा उस पार का मतलब है कि कर्ज में इतना डूब जाना कि व्यक्ति को जीवन जीना मुश्किल पड़ जाए। तो अंग्रेजों ने क्या काम किया, क्योंकि ये जो रूल हैं ब्रिटिश में भी चलते थे। ओके, वहाँ के रूल्स में और यहाँ के रूल्स में थोड़ा सा अंतर भी है। ओके, हालांकि वहाँ की चर्चा नहीं करेंगे ना, आपके एग्जाम में आएगा, यहीं का आएगा। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर सबसे पहले जो एक्ट लागू किया था वो था प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909। ओके, यानी जो प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवाला अधिनियम है 1909, ये सबसे पहले आया था। और ये आया कहाँ कहाँ था? मुंबई, मद्रास, कलकत्ता। मुंबई, मद्रास, कलकत्ता ये तीनों समुद्र के किनारे हैं।
ये समझ लीजिएगा। मद्रास को अब क्या कहने लगे हैं, चेन्नई कहने लगे हैं, इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो गया है। MMK के नाम से आप आज भी याद रख सकते हो। ओके, मुंबई, मद्रास जिसको अब चेन्नई कहते हैं, एंड कलकत्ता, 3 जगह पर लागू ही क्यों हुआ? सबसे पहले क्योंकि दोस्तों यही वो जगह थी जहां पर बंदरगाह बने हुए थे, जहां पर बड़े बड़े व्यापारी थे। तो अंग्रेजों ने उनमें एक हैबिट डाली कि आप कर्ज लीजिए बैंक से और आप अच्छे से बिजनेस कीजिएगा, और आप यदि किसी प्रकार से असफल रहते हैं तो ये कानून आपकी इतनी मदद करेगा कि आपके पास में जो कुछ होगा वो सरकार का हो जाएगा और आपके लिए बिल्कुल फ्रीज कर दिया जाएगा। आपसे कोई व्यक्ति पैसे नहीं मांग सकता है। ओके, आपको कोई सता नहीं सकता है, आपको कोई गालियां नहीं दे सकता है, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता है, और आप जीवन जीने के लिए सारे काम पुनः फिर से कर सकते हो। अब इन्होंने देखा कि मुंबई, मद्रास, कलकत्ता में इनको सफलता मिली, तभी दोस्तों इन्होंने क्या काम किया, 1920 में प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट लेकर के आए। कितना? 1920, जो इन 3 जगह को छोड़ करके भारत के हर जगह पर लागू कर दिया। अब इन दोनों को लागू करने का मकसद इनका सिर्फ ये था कि हमारे भारतीय लोग भी व्यापार में आगे बढ़ें। इनका कोई गलत मकसद नहीं था, वो तो ये है कि नो रिस्क नो गेन, बिजनेस में नो रिस्क नो गेन। अगर हमारे चैनल पे आप टाइम नहीं दोगे तो फिर कॉमर्स कैसे सीख पाओगे? अगर सीखना होगा तो कुछ देना होगा। ठीक उसी प्रकार से रिस्क लेना सिखाया इन्होंने, और इस एक्ट की अपेक्षा कुछ बदलाव भी कर दिए गए। और क्या बदलाव किए गए, क्योंकि वरना ये वीडियो दोस्तों बहुत लंबी हो जाएगी। अभी तो मुझे अर्थ भी बताना है, और मतलब इंसॉल्वेंसी एक्ट के बारे में भी समझाना है, अकाउंट के बारे में भी समझाना है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना अभी समझ रहे हैं हम कि एक तो है 1909 और दूसरा है 1920। मुंबई, मद्रास, कलकत्ता की बात अगर आती है तो 1909 लगता है, और अगर क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ ही नहीं हो कि ये व्यक्ति कहाँ का है, कहाँ का बिजनेस है, तो हम 1920 ही लगाएंगे। ये वाला एक्ट हम नहीं लगाएंगे। ये थी मेन बात। ओके, इन दोनों एक्ट के बारे में तो बाद में चर्चा होगी, लेकिन इन एक्ट से पहले हम अब पहुंचेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि कहानी उलट के बताई है मैंने, और इसीलिए समझाई है कि अब आपके समझ में अच्छा सा आएगा कि इंसॉल्वेंसी कहते किसके लिए है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अपना बिजनेस करने के उद्देश्य से बहुत सारा कर्ज लेता है या अपनी क्षमता के अनुसार कर्ज लेता है, और कर्ज लेने के बाद अपना बिजनेस करता है, और बिजनेस करने के बाद किसी भी प्राकृतिक कारण से, राजनीतिक कारण से, सामाजिक कारण से उसको किसी भी प्रकार से कर्ज अधिक और संपत्तियां कम होने की स्थिति में जब पाया जाता है, आप समझे कुछ, कर्ज अधिक और संपत्तियां कम, उसे दिवालिया नहीं कहेंगे अभी, क्योंकि दिवालिया के लिए डेफिनेशन कुछ अलग है। जब कर्ज अधिक और संपत्तियां कम की स्थिति में उसे पाया जाता है तो उसके लिए एक विकल्प होता है। क्या विकल्प होता है कि उसे जब लगे कि मैं अपने कर्ज का भुगतान ना कर पाऊंगा तो वो परेशान ना रहे, बल्कि वो एक न्यायालय में जाए, शपथ पत्र दे कि भाई मैंने बिजनेस किया और बिजनेस करते करते मुझे किस कारण से इतनी बड़ी हानि हुई या नुकसान हुआ जिस कारण से मैं अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ हूं। जब मैं कर्ज चुकाने में असमर्थ हूं तो मुझे दिवालिया घोषित कर दिया जाए। न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय आपके प्रार्थना पत्र, आप भगवान न करे आप हो, जो व्यक्ति एप्लीकेशन देगा उसकी जांच करेगा कि इस व्यक्ति ने कौन सा बिजनेस किया, क्यों इसे लॉस हुआ, क्या कारण रहे। कहीं ऐसा ना हो कि बिजनेस में कोई लॉस नहीं हुआ हो, उसने सारी प्रॉपर्टी उठाई हो, पत्नी के मायके वालों को दे दी हो, अपने भाइयों को दे दी हो, रिलेटिव को दे दी हो, या किसी और प्रकार से जुए में उड़ाई हो, खैर किसी भी कारण से उड़ाई हो, लेकिन फिर भी न्यायालय अगर कर्ज अधिक है और संपत्तियां लायबिलिटी की अपेक्षा अगर कम होती चली जा रही हैं तो न्यायालय उस पर विचार करके क्या करेगा? न्यायालय दिवालिया घोषित कर देगा। उसे एक प्रोसेस से गुजरना होगा, वो अगली वीडियो बनेगी जो कैसे दिवालिया घोषित होते हैं, ये सारी वीडियो मेरे चैनल पर ही मिलेंगी। तो दोस्तों, जब न्यायालय दिवालिया घोषित कर देगा तब हम उस व्यक्ति के लिए क्या कहेंगे? इंसॉल्वेंट कहेंगे, जिसका नाम है इंसॉल्वेंसी या इंसॉल्वेंट। अब इंसॉल्वेंसी तो हमारे समझ में आ गया कि किसी व्यक्ति का कर्जा अधिक, संपत्तियां कम, न्यायालय द्वारा उसे घोषित कर दिया गया, तब हम उसको क्या कहते हैं? दिवालिया। लेकिन दिवालिया खाते क्या होते हैं? अरे भाई, जब किसी के लिए जब हम दिवालिया घोषित करेंगे तो थोड़ी देर पहले बोला ना मैंने, एक प्रोसेस से गुजरना होगा, उस प्रोसेस को ही हम दिवालिया खाते कहते हैं।
और दिवालिया खाते में क्या तैयार करना होता है? दो चीजें, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार करना होता है। जिन दोस्तों ने कहीं ना कहीं से पढ़ रखा होगा, किसी गुरुजी ने, मैम ने कॉलेज में पढ़ाया होगा, वो समझ रहे होंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है, स्थिति विवरण। एक नमूना सिखाऊंगा, चुटकी में ये तैयार हो जाएगा, ना हो तो शिकायत मुझसे करिएगा। डेफिशिएंसी अकाउंट ये बताता है कि कितनी कमी हुई और क्या क्या असेट्स हैं और कौन कौन सी लायबिलिटी हैं। ओके, तो इन दो अकाउंट को ही सिर्फ तैयार करना होता है। सॉरी, एक अकाउंट है डेफिशिएंसी अकाउंट और ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये दो ही चीजें तैयार करनी होती हैं। बैलेंस शीट कभी एग्जाम में नहीं पूछता है। ओके, बैलेंस शीट भी इसकी बन सकती है, बनती भी है, लेकिन ये दो चीजें अगर आपने तैयार कर ली हैं देन न्यूमेरिकल आपका पूरा डन हो जाएगा। अब हमने ये समझ लिया कि दिवालिया क्या है। क्या है दिवालिया दोस्तों? कर्जा अधिक, संपत्तियां कम, यानी लायबिलिटी अधिक, संपत्तियां कम और न्यायालय द्वारा घोषित कर दिया गया हो। न्यायालय घोषित करेगा जब दिवालिया तो आपको संरक्षण भी प्रदान कर देता है, जिससे कोई व्यक्ति सताए नहीं, गाली गलौच ना करे, किसी प्रकार की कोई असुविधा पैदा ना करे। ओके, अब हम बात करते हैं इंसॉल्वेंसी एक्ट की। अब जो न्यायालय दिवालिया घोषित करेगा तो वो करेगा किस बेस पे? वो या तो 1909 का सहारा लेगा या 1920 का लेगा। यदि जो व्यक्ति व्यापारी अगर मुंबई, मद्रास, कैलकाटा का है तो 1909 लगेगा, अन्यथा लगेगा 1920। ओके, तो ये एक छोटी सी जानकारी थी, ये पहली वीडियो है इस चैप्टर की। अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो अगले की वीडियो आप देखिएगा, पूरी जानकारी आपको यहीं से मिलेगी। दोस्तों, ये वीडियो वरना बहुत लंबी हो जाएगी, मैं अगली वीडियो में आगे की बातें बताता हूँ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी लिखिए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, उसमें कुछ समझाते हैं।